सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि साथियों अपन जीव विज्ञान पढ़ रहे थे और जिसमें आज अपना 10वें नंबर का वीडियो है। और आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि पादप उत्सर्जन कैसे करते हैं। साथ ही ये पढ़ेंगे कि जंतुओं से कुछ हटकर पादपों में उत्सर्जन के कुछ विशिष्ट प्रोसेस होते हैं, जैसे वाष्पोत्सर्जन हो सकता है, बिंदु स्त्राव हो सकता है, रस स्त्राव हो सकता है। तो इनके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना सुनना, आपको पादपों में उत्सर्जन से संबंधित हर प्रकार का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पादपों में। देखिए उत्सर्जन, देखिए सभी जीव होते हैं पृथ्वी पर, जितने भी जीव होते हैं सभी में क्या होता है कि उपापचय अभिक्रिया होती है, और इन उपापचय अभिक्रियाओं के द्वारा इन सजीवों के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। और ये अपशिष्ट पदार्थ सजीवों के शरीर के लिए क्या होता है कि हानिकारक होते हैं, उनके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए सजीवों के शरीर के अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हर जीव के शरीर में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जय अंग होते हैं, और वे सभी उत्सर्जय अंग मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार सजीवों के शरीर के अंदर बनने वाले उत्सर्जय पदार्थों को सजीवों के शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो समझ में आ गया। तो अब देखिए, जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, कीट होता है, जैसे मनुष्य होता है, तो इनके अंदर क्या होता है कि मेटाबॉलिक यानी उपापचय अभिक्रियाओं की जो दर होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण इनमें ये जो है बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इनके शरीर के अंदर क्या होता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के उत्सर्जय अंग होते हैं, और वे सारे उत्सर्जय अंग मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसी कारण जो मनुष्य हो सकते हैं, पशु हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, इनमें क्या होता है कि विशिष्ट प्रकार का उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि पेड़ पौधे हो सकते हैं, पेड़ पौधों में क्या होता है कि इनमें उपापचय अभिक्रियाओं की दर कम होती है, जिसके कारण इनमें कम अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इसी कारण पादपों के अंदर जो है मनुष्यों की तरह, पशुओं की तरह, कीटों की तरह जो है उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, नहीं इनमें किसी प्रकार का उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो पादप कुछ विशिष्ट प्रकार से उत्सर्जन करते हैं, और इसी को अपन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। देखिए पादपों में उत्सर्जन। देखिए शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, तो देखिए शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। पादपों में जंतुओं की अपेक्षा उपापचय यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की जो दर होती है वो क्या होती है? कम होती है, जिससे पादपों में कम अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इसीलिए पादपों में क्या होता है कि जंतुओं की तरह किसी प्रकार के उत्सर्जय अंग नहीं पाए जाते। समझ में आ गया कि पादपों में क्या होता है कि उपापचय अभिक्रियाओं की दर जंतुओं की तुलना में कम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि पादपों में कम अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इसी कारण पादपों में जो है उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो भी कम होती है। इसी कारण जंतुओं की तरह पादपों में किसी प्रकार के विशिष्ट उत्सर्जय अंग नहीं होते हैं। जिससे जंतुओं के अंदर विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन के लिए अंग होते हैं, जैसे मनुष्य के अंदर नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन के लिए किडनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने के लिए फेफड़े होते हैं। इसी प्रकार आहार नाल में भी विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का जो है उत्सर्जन किया जाता है, जिनको अपन मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। स्किन भी विभिन्न प्रकार के जो है उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार के विशिष्ट प्रकार के जो उत्सर्जित अंग होते हैं ये पादपों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पादपों के अंदर उपापचय अभिक्रियाओं की दर कम होने के कारण इनमें बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ भी कम होते हैं। समझ में आ गया। अब ये देखिए, तो पादप उत्सर्जन करते कैसे हैं? देखिए पादप कुछ विशिष्ट प्रकार से उत्सर्जन करते हैं, और जब पादपों के अंदर बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनका पादप क्या करते हैं कि दूसरी प्रकार की क्रियाओं में कर लेते हैं। जैसे देखिए कि हरे पादप जो है अपचयी अपचयी अभिक्रिया को कैटाबोलिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, कि पादप अपचयी क्रियाओं से बने अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग क्या करते हैं कि उपचयी क्रियाओं में कर लेते हैं। समझ में आ गया। देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होते हैं। एक होती है अपचयी, जिसको बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन, और एक बोलते हैं उपचयी, जिसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आ गया। तो देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है कि इसमें कोई बड़ा अणु जो होता है वो छोटे छोटे अणु में टूटता है। समझ में आ गया, छोटे छोटे अणु में टूटता है। और एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है कि कोई भी छोटे छोटे अणु मिलकर क्या बनाते हैं, कोई भी बड़ा अणु बनाते हैं। समझ में आ गया। तो इस प्रकार होता है। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझिए कि जैसे अपन श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का एक बड़ा अणु होता है, ग्लूकोज का एक बड़ा अणु होता है, और ये किस में टूटता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो इस प्रकार श्वसन क्रिया कैसी एक अभिक्रिया है? एक जो है कैटाबोलिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण एक एनाबोलिक अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जल और पादप क्या करते हैं कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये छोटे छोटे अणुओं का प्रयोग करके क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो ये एक बड़ा अणु होता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो हरे पादप होते हैं वो क्या करते हैं कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बना रहे हैं। तो इस प्रकार मेटाबॉलिक रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार कहा गया है कि हरे पादप जो होते हैं वो अपचय
यानी कैटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनका प्रयोग एनाबॉलिक रिएक्शन में कर लेते हैं। जैसे सुनिए कि श्वसन एक कैटाबॉलिक अभिक्रिया है और श्वसन के दौरान क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये प्रयोग पादप किस में कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। तो इस प्रकार यानी जो है पादप क्या करते हैं कि अपचय अभिक्रिया से बनने जुड़ने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनका प्रयोग क्या करते हैं, वो उपचय अभिक्रिया में कर लेते हैं। यानी श्वसन के द्वारा बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग ये प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं। तो इस प्रकार पादप इस प्रकार से क्या करते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी अपन इसमें देखते हैं कि पादपों के अंदर कुछ नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। तो इन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कैसे पादप जो है इनके शरीर के अंदर मैनेज करते हैं कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग पादप जो करते हैं प्रोटीन के संश्लेषण में करते हैं। देखिए प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड से होता है और एमिनो एसिड एक नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। तो पादप क्या करते हैं कि इनके अंदर जो भी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं इनकी सहायता से वे एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं और उसका प्रयोग ये प्रोटीन के संश्लेषण में करते हैं। तो इस प्रकार पादप क्या करते हैं, इनके शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में कर लेते हैं। समझ में आ गया। अगला देखिए कि जो जलोदीपित पादप होते हैं यानी जल में जो उगने वाले पादप होते हैं जलोदीपित पादप, ये कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के द्वारा क्या करते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। समझ में आ गया कि जो जलोदीपित पादप होते हैं यानी जो जल में रहते हैं, उनका शरीर पूरा जल में रहता है, ये क्या करते हैं कि इनके शरीर में बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका जो निस्तारण यानी उनका उत्सर्जन जो करता है ये कोशिका भित्ति के द्वारा करता है। ये कोशिका भित्ति के द्वारा उन अपशिष्ट पदार्थों को जल में क्या करते हैं, स्रावित कर देते हैं और इनके शरीर के से कि जो है इन पदार्थों का क्या कर देते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। तो इस प्रकार जलोदीपित पादप कोशिका भित्ति के द्वारा जल में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए आगे और सुनिए कि जो पादप होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होती है इनका विनिमय जो है रंध्रों और वात रंध्रों के माध्यम से करते हैं। समझ में आ गया कि पादप जो होते हैं वो जैसे श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इन गैसों का आदान प्रदान ये किसके माध्यम से करते हैं, तो पादप इन गैसों का आदान प्रदान करते हैं रंध्रों और वात रंध्रों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, रंध्र पाए जाते हैं ये पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं और वात रंध्र जो होते हैं ये तने पर पाए जाते हैं। समझ में आ गया। तो यानी पादप जो है गैसों का आदान प्रदान जो करते हैं वो रंध्रों के माध्यम से और वात रंध्रों के माध्यम से करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे समझिए कि पादप जो होते हैं, देखिए पौधे जो होते हैं वो कार्बनिक अम्लों का संग्रहण रिक्तिका जो फलों के अंदर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पादप क्या होते हैं कि इनके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एसिड का जो क्या होता है निर्माण होता है। तो पादप क्या करता है कि इन कार्बनिक एसिड को जो फलों के अंदर जो रिक्तिकाएं होती है कोशिकाओं के अंदर इनके अंदर कर देते हैं। इसी कारण क्या होता है कि जो नींबू होता है, संतरा होता है, आम होता है, इमली होता है, इनका स्वाद कैसा होता है, वो खट्टा होता है। समझ में आ गया। क्योंकि पादप क्या करता है कि इनके शरीर के अंदर बनने वाले जितने भी कार्बनिक एसिड होते हैं इनका संग्रहण वो क्या करता है कि फलों के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं के अंदर जो रिक्तिकाएं होती है उनके अंदर भर देते हैं सारे के सारे कार्बनिक अम्लों को। और जब अपन इनको खाते हैं तो नींबू, संतरा, आम, इमली, तो इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्योंकि पादप इनके अंदर क्या कर देते हैं, अपने कार्बनिक अम्लों का संग्रहण कर देते हैं, इनके अंदर उत्सर्जन कर देते हैं। समझ में आ गए। अब देखिए पादपों के शरीर के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सोलेट जैसे अपशिष्ट पदार्थों को पर्ण और तने की मृत कोशिकाओं में ठोस रवे के रूप में जमा कर देते हैं। समझ में आ गया कि पादपों के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सोलेट जैसे अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को पादप क्या करते हैं कि कोई पत्ती की मृत कोशिका या फिर कह सकते हैं तने के मृत कोशिकाओं के अंदर क्या कर देते हैं कि इनको ट्रांसफर कर देते हैं और इसके अंदर ये क्या होता है कि ठोस रवे के रूप में जमा हो जाते हैं इन मृत कोशिकाओं के अंदर। तो इसी प्रकार जो होता है देखिए पादप के अंदर जो इसका तना होता है, तने के ऊपर क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति के अंदर क्या होती है, सभी प्रकार की मृत कोशिकाएं होती है। तो पादप क्या करता है कि इन अपशिष्ट पदार्थों को यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सलेट का जो ट्रांसफर इन मृत कोशिकाओं के अंदर कर देते हैं। इसी प्रकार कभी कभी जो ये पादप क्या करते हैं कि इन पदार्थों को जो है ये पत्ती की जो मृत कोशिकाओं में भी कर देते हैं। ठीक है, तो पत्तियों के अंदर भी कर देते हैं। इसी कारण जब पुरानी पत्तियां जो होती है वो उनका रंग पीला हो जाता है। क्योंकि पादप क्या करते हैं कि जैसे जैसे पत्ती पुरानी होती हैं वैसे वैसे उसके शरीर के अंदर बनने वाले जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका ट्रांसफर वो पादप क्या करता है इन पत्तियों के अंदर कर देता है। और जैसे जैसे पत्तियां पुरानी होती है वो तो पादप उनके अंदर इन अपशिष्ट पदार्थों का ट्रांसफर कर दिया जाता है और जिसके कारण पत्ती का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है और वो पत्ती हो क्या होती है पेड़ से अलग होकर झड़ जाती है। समझ में आ गया। तो इसी कारण पादप क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन पादप की मृत कोशिकाओं में कर देते हैं और इनके द्वारा क्या करते हैं, ये उत्सर्जन की प्रक्रिया दर्शाते हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट भी। अब देखिए अगला पॉइंट सुनिए कि कुछ अपशिष्ट पदार्थों को गोंद और रेजिन के रूप में पादप क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। जैसे पादप के जैसे बबूल होता है उसके अंदर गोंद और रेजिन वगैरह इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो ये इस प्रकार से भी गोंद और रेजिन के रूप में भी क्या करते हैं, विभिन्न पदार्थों को उत्सर्जन करते हैं। और ये हमारे लिए पादपों के लिए तो ये उत्सर्जित पदार्थ होता है लेकिन हमारे लिए तो ये एक औषधि का काम करते हैं ना। तो इस प्रकार ये हमारे लिए फायदेमंद है लेकिन पादप के लिए क्या होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ है। तो इस प्रकार क्या होता है कि पादपों के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार का उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है और इसके माध्यम से ये क्या करते हैं कि उत्सर्जन करते हैं। समझ में आ गया।
अब देखिए पादपों के अंदर उत्सर्जन की कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, उनको समझते हैं। देखिए पादपों के अंदर उत्सर्जन, देखिए समझ में आ गया। देखिए पादप के अंदर तीन प्रकार की कुछ विशिष्ट प्रकार की जो प्रक्रिया होती है जिनके द्वारा ये उत्सर्जन की क्रिया दर्शाते हैं। देखिए पहली होती है वाष्पोत्सर्जन, जिसको ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। एक होता है बिंदु स्राव, जिसको गैटेशन के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है रक्त स्राव, जिसको ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये तीनों क्या होते हैं, इनको अपन एक एक के बारे में समझते हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि रंध्रों के माध्यम से पादप क्या होता है कि पादप रंध्रों के माध्यम से जल की वाष्प के रूप में जो हानि करते हैं वो क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बिंदु स्राव क्या होते हैं कि पादपों के अंदर जल रंध्रों के माध्यम से जल की बूंदों के रूप में जो हानि होती है उसको कहते हैं बिंदु स्राव कहते हैं। और रक्त स्राव क्या होता है कि पादप के अंदर जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उससे तरलों का जो स्राव होता है उसको कहते हैं ब्लीडिंग या रस स्राव के माध्यम से जानते हैं, रस स्राव के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। तो इन तीनों को अपन पढ़ते हैं, एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपन वाष्पोत्सर्जन के बारे में कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है। समझ में आया। अब देखिए इसको समझिए कि पादपों में अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कि पादपों के अंदर मान लीजिए कि जड़ें ज़्यादा जल का अवशोषण कर रही है, तो ऐसी स्थिति में पादप के शरीर के अंदर क्या होती है कि जल की अतिरिक्त मात्रा हो जाती है, ज़्यादा मात्रा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पादप क्या करता है कि जल की वाष्प के रूप में उसका उत्सर्जन कर देता है और उसको जल को जो है पादप के शरीर से बाहर निकाल देता है। अब देखिए पादप जो है ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा करता है, तो पादप जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से रंध्रों के द्वारा करता है। मुख्यतः किसके द्वारा करता है, रंध्रों के द्वारा करता है। और ये रंध्र पादप के अंदर कहाँ पाया जाता है, ये पत्ती की निचली सतह पर पाया जाता है। तो समझ में आ गया कि पादपों में अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्रों के द्वारा होता है। और ये रंध्र जो होता है वो पादप के अंदर जो पत्तियां होती है उसकी निचली सतह पर पाए जाते हैं। और ये रंध्र जो होते हैं वो दिन के समय तो होते हैं खुले अधिकांश पादपों में, और रात के समय ये बंद हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो इस प्रकार पादप वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो करता है वो रंध्रों के माध्यम से करता है। अब देखिए इस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो बढ़ती है। इसी कारण दोपहर के समय सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया देखने को मिलती है, क्योंकि दोपहर के समय ताप का जो मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है, और वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी तो दोपहर के समय सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। तो समझ में आ गया। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन की दर का जो मापन करते हैं वो गैनोंग्स के पोटोमीटर से करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, गैनोंग्स के पोटोमीटर से करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब देखिए तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं कि समुद्रविद पादपों में जो होता है सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन, यानी समुद्रविद जो पादप होते हैं वो सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन दर्शाते हैं। मरुदगतीय पादप जो होते हैं वो सबसे कम वाष्पोत्सर्जन दर्शाते हैं, जबकि जल निमग्न जो पादप होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दर्शाते ही नहीं। समझ में आ गया। तो ये तीन फैक्ट आपको विशेष तौर पर याद रखने कि समुद्रविद पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मरुदविद पादपों में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और जो जलोदविद पादपों के अंदर जो जल निमग्न पादप होते हैं इनके अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि ये तो पूरे के पूरे जल के अंदर ही डूबे रहते हैं। इस कारण ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अपना देखिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया वाला देखिए अच्छी तरीके से समझा दिए। तो एक बार फिर से सुनिए कि पादपों के अंदर अतिरिक्त जल को जो पादप रंध्रों के द्वारा जो उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, बढ़ती है। और ये तीन फैक्ट आपको याद रखने, और इसका मापन करते हैं गैनोंग्स के पोटोमीटर से। समझ में आ गया। अब अपन देखिए पढ़ते हैं पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। ये सुनिए कि वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, कि देखिए वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, एक होता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, एक होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये तीन प्रकार के वाष्पोत्सर्जन होते हैं। समझ में आया। अब देखिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पादप रंध्रों के माध्यम से जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। और रंध्रों के माध्यम से पादप जो होते हैं वो 90% वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। समझ में आ गया। इसी प्रकार वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है, देखिए वातरंध्र के माध्यम से जो पादप वाष्पोत्सर्जन करते हैं उसको कहते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और वातरंध्र जो पाए जाते हैं ये तने पर पाए जाते हैं। वातरंध्र कहाँ पर होते हैं पादप के अंदर, तो ये तने पर होते हैं। और वातरंध्रों के माध्यम से पादप जो होता है वो 1% वाष्पोत्सर्जन करता है। समझ में आ गया। यानी सबसे कम वाष्पोत्सर्जन करता है वो वातरंध्र के माध्यम से। इसी प्रकार पादप जो होते हैं वो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी दर्शाते हैं। और उपत्वचीय ये कहाँ पर होते हैं, तो देखिए मरुद्भिद पादपों में क्यूटिन की बनी हुई एक परत होती है। समझ में आ गया। तो ये उपत्वचा जो होती है, ये उपत्वचा ये किसमें होती है, ये मरुद्भिद पादपों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मरुद्भिद पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के पादप आते हैं, जैसे नागफली हो सकती है,
इसी पर ग्वारपाठा हो सकता है, जो के थोर हो सकता है, उनके ऊपर देखना कि उनके ऊपर एक मोम जैसा चिकना चिकना पदार्थ आपको देखने को मिलता है और उसकी एक त्वचा आपको देखने को मिलती है चिकनी चिकनी। उस त्वचा को क्या कहते हैं, मरुद्भिद पादपों के अंदर उपत्वचा कहते हैं। और इस उपत्वचा के द्वारा जो ये मरुद्भिद पादप 9% जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दर्शाते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार पादप जो है सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के माध्यम से दर्शाते हैं, जो कि 90% होती है। फिर पादप उपत्वचा के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दर्शाते हैं, जो कि 9% होती है। और लास्ट में जो दर्शाते ये सबसे कम वाष्पोत्सर्जन दर्शाते हैं वात रंध्रों के माध्यम से, जो कि 1% के बराबर होती है। तो समझ में आ गया? इस प्रकार रंध्र ये पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं, वात रंध्र ये तने पर पाए जाते हैं, और उप त्वचा जो होती है मरुद्भिद पादपों में क्यूटिन की बनी हुई एक परत होती है, जिसके द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं मरुद्भिद पादप। और सबसे कम वाष्पोत्सर्जन ही मरुद्भिद पादपों के अंदर ही होता है। समझ में आया? तो इस प्रकार ये वाष्पोत्सर्जन के प्रकार मैंने समझा दिए। अब अपन देखिए अगला जो है इनका प्रोसेस पढ़ते हैं उत्सर्जन का, बिंदु स्राव। ठीक है, बिंदु स्राव गेटेशन क्या होता है, देखिए इसके बारे में सुनिए कि पादपों में अतिरिक्त जल का बूंदों के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। कि पादपों के अंदर मान लीजिए कि जड़ें ज्यादा जो है जड़ जल का अवशोषण कर रही है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन की दर वहां पर कम है, तो ऐसी स्थिति में पादप क्या करते हैं कि फिर बिंदु स्राव के द्वारा क्या करते हैं, जल का उत्सर्जन करते हैं। समझ में आ गया? और ये बिंदु स्राव की क्रिया किसके माध्यम से होती है, बिंदु स्राव की क्रिया होती है जल रंध्रों के माध्यम से। जैसे वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से होते हैं और रंध्र होते हैं पत्ती की निचली सतह पर, इसी प्रकार जो है ये बिंदु स्राव जो होता है ये होता है जल रंध्रों के माध्यम से होता है। और जल रंध्र होते हैं ये पत्ती के किनारे पर होते हैं। समझ में आया? जल रंध्र कहाँ होता है, जैसे इस प्रकार से एक पत्ती होती है, इस प्रकार से एक पत्ती होती है, तो यहाँ पर जो पत्ती के किनारे होते हैं यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जल रंध्र पाए जाते हैं, और इनके माध्यम से पादप क्या करता है, बिंदु स्राव करता है। समझ में आ गया? जल की बूंदों के रूप में हानि करता है। अब आगे सुनिए कि ये बिंदु स्राव कब जो है पादप मत दर्शाते हैं कि जब जल अवशोषण अधिक हो, यानी मूल दाब का मान ज्यादा हो। मूल दाब ज्यादा होगा तो जल अवशोषण ज्यादा करेगी जड़ें, तो जब जल अवशोषण ज्यादा करे और वाष्पोत्सर्जन क्या हो, कम हो, तो ऐसी स्थिति में बिंदु स्राव की जो है ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। यानी पादप बिंदु स्राव के द्वारा क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। कब करते हैं, जब जल अवशोषण ज्यादा करे और वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो कम होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है पादप क्या करते हैं, बिंदु स्राव के द्वारा जल का उत्सर्जन करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि पादप कब उत्सर्जन करते हैं, बिंदु स्राव के द्वारा कब उत्सर्जन करते हैं, जब जल अवशोषण अधिक हो और वाष्पोत्सर्जन कम हो। अब देखिए बिंदु स्राव पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है कि जैसे ताप बढ़ता है ऐसी स्थिति में बिंदु स्राव का जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है। कि ताप बढ़ने पर बिंदु स्राव की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है। इसी कारण जो है सुबह के समय सबसे ज़्यादा बिंदु स्राव देखने को मिलता है। इसी कारण जब अपन सुबह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे या कोई जो बैंगन होते हैं उनके पेड़ के जो है पत्तियों को देखते हैं, तो उनके किनारों पर जो है बूंदों के रूप में इस प्रकार जल अपन को देखने को मिलता है। और ये जल जो होता है वो बिंदु स्राव के द्वारा पादप उत्सर्जित करते हैं। समझ में आ गए? तो ताप का इस बिंदु स्राव पर क्या प्रभाव पड़ता है कि ताप बढ़ने पर बिंदु स्राव की जो प्रक्रिया होती है वो कम होती है। इसी कारण दिन के समय कम बिंदु स्राव होता है और सुबह के समय सबसे ज़्यादा बिंदु स्राव होता है। समझ में आ गया? तो ये अपना बिंदु स्राव वाला कंसेप्ट भी अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, कि बूंद अतिरिक्त जल का पादप जो है जल रंध्रों के माध्यम से जो बूंदों के रूप में जो उत्सर्जन करते हैं वही क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। और ये कब होता है, जब जल अवशोषण अधिक हो और वाष्पोत्सर्जन कम हो, तो पादप बिंदु स्राव के द्वारा क्या करते हैं, जल का उत्सर्जन करते हैं। और ताप बढ़ने पर बिंदु स्राव का मान जो क्या होता है वो गिरता है। अब देखिए रस स्राव क्या होता है, इसको समझते हैं। ब्लीडिंग क्या होती है समझिए कि पादपों के क्षतिग्रस्त भागों से तरल के रूप में तरलों का जो स्त्राव होता है उसको क्या कहते हैं, रस स्त्राव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पादप होता है उसके तने को काट देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो तरल का स्त्राव होता है इसी को कहते हैं रस स्त्राव कहते हैं। इसको ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रस स्त्राव कब होता है, जब मूल दाब का मान ज्यादा होता है ऐसी स्थिति में ये रस स्त्राव की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जब मूल दाब का मान, जिन पादपों के अंदर मूल दाब का मान कम होता है तो उनके भागों को चाहे आप काट दो, जैसे नीम के पादपों के अंदर जो है मूल दाब का मान कम होता है, उसके अगर तने को काट देते तो भी रस स्त्राव नहीं होता है, क्योंकि उसमें मूल दाब का मान कम होता है। तो ऐसे पादप जिनमें मूल दाब का मान ज्यादा हो, ऐसे पादपों के तने को जब अपन काटते हैं तो उन क्षतिग्रस्त भागों से क्या होता है कि तरलों का स्त्राव होता है, इसी को कहते हैं रस स्त्राव कहते हैं। और ये रस स्त्राव जो होता है, जैसे इसके दो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जैसे अफीम के कच्चे फलों से लेटेक्स प्राप्त करना, ये एक रस स्त्राव का ही उदाहरण है। जैसे अफीम के ऐसे डोडे होते हैं और इन पर चेरा लगाते हैं तो इनसे क्या होता है कि एक लेटेक्स के रूप में दूध जैसा पदार्थ निकलता है, और ये जो है अफीम का निर्माण अफीम का रूप ले लेता है बाद में सूखने पर। समझ में आया? तो अफीम से कच्चे फलों से लेटेक्स प्राप्त करना ये एक रस स्त्राव का उदाहरण है। रबर
के पादप से लेटेक्स प्राप्त करना ये भी रस स्त्राव का उदाहरण है। तो इस प्रकार आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रस स्त्राव क्या होता है, कि पादप के क्षतिग्रस्त भागों से तरल का स्त्राव क्या कहलाता है, रस स्त्राव कहलाता है। और यह कब देखने को मिलता है, जब मूल दाब का मान अधिक होता है, तभी रस स्त्राव की जो है ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये आज अपन ने पादपों के अंदर उत्सर्जन पढ़ लिया है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा यह पादपों में उत्सर्जन।